दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2019 को, इन सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग जीके जीएस के सवाल को पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस क्लास के अंदर बताने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाला कांस्टेबल यानी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास अति आवश्यक हो सकता है। साथ साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और इसकी जानकारी आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास से बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का क्लास में हम लेकर आएँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्लास में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 के बीच में पढ़ेंगे और यही 50 क्वेश्चन नंबर 26 से 50 के बीच में जीएस पूछा गया, जिसको कि हम आप लोगों को डिटेल बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये योजना आयोग से संबंधित है। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया था, जो 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पे भारत में कौन सी संस्था आई? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इस नीति आयोग का अगर हम लोग बात करें, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। वहीं पर नीति आयोग के जो CEO है, ध्यान रखिएगा CEO श्री परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के CEO है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1950, जो ऑप्शन नंबर डी में है। समाप्त कब किया गया? 2014 ईस्वी में समाप्त किया गया। नीति आयोग के स्थान पे एक नया आयोग आया, योजना आयोग के स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष जो हैं, तो ध्यान रखिएगा सुमन के बेरी नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के CEO श्री परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन ध्रुवों के पास सबसे अधिक होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ओजोन परत, ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा की रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा ही। और ये जो ओजोन परत है, ध्यान रखिएगा, सौरमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कनाडा के अंदर है। मॉन्ट्रियल किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर। यहीं पर ओजोन परत की संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन सम्मेलन यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकात्मक प्रणाली जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें मूलभूत अधिकार, ये हमारे संविधान की विशेषता है। सत्ता का विभाजन, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। संघीयता, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय सरकार, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या नहीं है? एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था 1946 में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के लिए निर्वाचन 1946 ईस्वी में हुआ। और अगर हम लोग बात करें, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ था। और संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली जो बैठक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुआ था। और इस बैठक में सबसे बुजुर्ग जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की जब बैठक हुई थी, तो इस समय संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम लोग बात करें संविधान सभा के निर्माण के लिए उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बाद में चलकर यही उद्देशिका भारत की प्रस्तावना भी बना। तो इस तरह से संविधान सभा के निर्माण के लिए निर्वाचन कब हुआ था, तो जून जुलाई 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था 1896 ईस्वी में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 1896 में एथेंस में किया गया था, 1896 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और हम लोग बात कर ले दोस्तों ओलंपिक के खेल, तो 2021 में भी ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। ये 2000 किया गया था कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा टोक्यो के अंदर। और इसमें पूरा डिटेल हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से ओलंपिक के बारे में जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ओलंपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग उस लिंक के माध्यम से ओलंपिक 2021 का पूरा कहानी आप पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये महात्मा गांधी ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज या मूलधन डैश अवधि के लिए अतिदेय ओवर ड्यूज हो जाता है, तो ऋण यानी लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है, या कितने दिन के लिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ब्याज या मूलधन 90 दिन की अवधि के लिए अतिदेय ओवर ड्यूज हो जाता है, तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। कितना दिन हो जाएगा? तो 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है यहाँ पर। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। अगर बात कर ले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो ये बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1106 है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। और अगर आप लोग से पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो दिल्ली में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में।
और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इसमें 3 प्रकार से प्रश्न बनेगा, देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या, केवल जनसंख्या, उसमें घनत्व नहीं रहे, तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों वैसे 2011 का जनगणना पूरा डिटेल हम अपने यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के लिए 2011 का जो जनगणना है, इसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जो ऑप्शन नंबर बी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 में है, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो उपचयन यानी ऑक्सीकरण, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चलन के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्लेजला जो है, ये इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे चलन, फ्लेजला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी विशेषता प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है, फ्लेजला, जो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, एक यूकेरेटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं, जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश में कार्य करने का सहायक है, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अलगाव कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है, हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है, तो हिमालय ध्यान रखिएगा परतदार, जिसको मोड़दार कहते हैं, पहाड़ों का एक उदाहरण, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली, जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो केरल राज्य से संबंधित है। चावल का एक किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वो स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, केरल में, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। हम लोग बात कर ले विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादक कौन सा देश है। तो ध्यान रखिएगा, चीन। सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है, तो चीन में, और भारत का स्थान दूसरा है। चावल उत्पादन करने में भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रूप से पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। वैसे अगर हम लोग बात कर ले, भारत में चित्रकला की शुरुआत मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से मानी जाती है। भारत में चित्रकला की शुरुआत मध्य प्रदेश भीमबेटका, जो गुफा चित्रकारी के लिए ही प्रसिद्ध है, यहीं से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अशोक चक्र। और अशोक चक्र की शुरुआत ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1952 ईस्वी से हुआ है। 26 जनवरी 1952 ईस्वी से
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है, जो सर्वोच्च शांति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। कब? 26 जनवरी 1952 ईस्वी से। अगर हम लोग बात कर लें 2022 में ये किसको दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2022 में दिया गया जम्मू कश्मीर के बाबूराम को। मरणोपरांत दिया गया है जम्मू कश्मीर के बाबूराम को। 2022 में किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर के बाबूराम को ये दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? अशोक चक्र। कब दिया गया? 2022 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर यानी 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। फुटबॉल का संबंध है डूरंड कप से। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है फीफा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? कतर देश की राजधानी दोहा में। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कतर की राजधानी दोहा में। फीफा की बात करें, फीफा का जो स्थापना हुआ है 21 मई 1904 में। फीफा का स्थापना 1904 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख के अंदर, और ज्यूरिख ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? भक्ति संत अंडाल ये किससे संबंधित था? तो ध्यान रखिएगा, भक्ति संत अंडाल वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव थे, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध महिला संत थी। ध्यान रखिएगा, अंडाल जो थी दक्षिण भारत की एक महिला संत थी। अंडाल दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जानते हैं। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत को अलवार कहते थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत को अलवार कहते थे, और इस अलवार की जो संख्या हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा 12। अलवार संतों की संख्या 12। वहीं पर दक्षिण भारत में शैव धर्म के मानने वाले संत को नैनार कहते थे, और इस नैनार की संख्या हुआ करती थी 63। और ये दोनों संप्रदाय ही दक्षिण भारत में माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत की जीडीपी की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिम्मेदार है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसके वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। और इस पुस्तक की प्रकाशन 1946 ईस्वी में करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में है, राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था? राग मियाँ मल्हार का सृजन तानसेन ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तानसेन ऑप्शन नंबर 1। अगर तानसेन की बात करें, तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर के दरबार में, मुगल शासक अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, जो नवरत्न में से एक थे। और इस तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है तानसेन। और इसी तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है कि तानसेन के बचपन का नाम क्या है, तो रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? यानी डैश राज्य में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है, जो असम ऑप्शन नंबर ए में है। और ध्यान रखिएगा, सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य भी है। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं?
8, वो भी कौन कौन वो जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरे नंबर पे है कथकली जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरे नंबर पे है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ नंबर पे है कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टनम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ओडिसी जो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और 8वें नंबर पे दोस्तों ध्यान रखिएगा यही सत्रिया असम का प्रसिद्ध ये शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्रिया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बेडा क्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया है। बेडा क्विलाइन दवा को किस बीमारी के लिए इलाज के लिए इसको विकसित किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको जो यूज किया गया है ये MDR टीबी के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम लोग बात करें भारत में टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट डैश राजवंश के तहत विकसित हुई थी। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट ये कुषाण राजवंश से संबंधित है। कुषाण जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गंधार कला मूर्ति निर्माण का एक शैली है। कनिष्क के काल में गंधार कला की अत्यधिक विकास हुआ। कनिष्क जिसका संबंध है कुषाण वंश से, और इसी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है त्रियंबक पहाड़ी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक की पहाड़ी। गोदावरी नदी की बात करें कुल लंबाई तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 18 फरवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।